हाँ तो दोस्तों नमस्कार। मैं आर्टिस्ट आनंद एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ अपने इस सीरीज जिसका कि नाम है पेंशन रूल्स 1993, जिसका कि ये 5वां पार्ट आज रिकॉर्ड हो रहा है। इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे जो एम्प्लॉय रिटायर होता है और उसको जब पेंशन बनती है तो उस पेंशन बनने में जो अमाउंट फिक्स होता है उसमें एक टर्म यूज़ की जाती है इमोल्यूमेंट। तो उस इमोल्यूमेंट का क्या मतलब होता है और किस तरह उसकी पेंशन फिक्स होती है, इस चीज़ की हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे और उसको डिटेल में पढ़ेंगे किस तरह से इमोल्यूमेंट काउंट किया जाता है। तो ये वीडियो सभी लोगों के लिए, जो लोग इन फ्यूचर रिटायर होंगे या जो लोग कुछ एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, काफ़ी हेल्पफुल और काफ़ी यूज़फुल होने वाली है इन बिहेवियर में भी, मतलब उसमें भी और एग्ज़ाम पर्पज पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इसको। और इसमें 5 पार्ट है और इसमें रूल नंबर 49 और 50 दो ही रूल मैंने कवर किए हैं, जो कि पार्ट 4 में सिर्फ दो ही रूल दिए हुए हैं। उसके बाद में पार्ट 5 आएगा, चैप्टर 5, जिसको कि हम पार्ट 6 में कवर करेंगे और वो बड़ा चैप्टर है, उसको शायद दो दो वीडियो लगेगी उसके लिए। तो इसको स्टार्ट किया जाए। इसमें देखिए दोस्तों कि इमोल्यूमेंट 49 नंबर रूल जो है वो है इमोल्यूमेंट के बारे में। तो इमोल्यूमेंट क्या होता है? इमोल्यूमेंट मतलब होता है एक प्रकार से पे, बेसिक पे, जिसको बोलना चाहिए मानदेय। हिंदी में अगर बोला जाएगा तो उसको बोलते हैं मानदेय, है ना। तो इमोल्यूमेंट का मतलब होता है कोई भी व्यक्ति जब रिटायर होता है तो रिटायरमेंट के लिए जो जो भी कैलकुलेशन उसको बेनिफिट दिए जाते हैं, उस समय जो पे का जो कैलकुलेशन किया जाता है उस पर उसको इमोल्यूमेंट बोला जाता है। और उस इमोल्यूमेंट को एज अ बेसिक पे माना जाता है, जो कि डिफाइन इन द रूल नंबर 1303 के पार्ट 1 क्लॉज 1 में दिया हुआ है। जबकि व्यक्ति रिटायर होने वाला रहता है और उससे जस्ट पहले जो रिसीव करता है उसको बोला जाता है इमोल्यूमेंट। तो ये इमोल्यूमेंट मतलब एक प्रकार से देखा जाए तो अगर सादी भाषा में, अगर चालू भाषा में अगर बोले तो उसको बोले जाएगा बेसिक पे। लेकिन अब बेसिक पे जो होता है, मान लो उस कंडीशन में कि अगर एम्प्लॉय की लास्ट पे बेसिक पे मान लो 50,000 थी और उस समय किसी कारण से उसका अगर कुछ इंक्रीमेंट रोक दिया गया था किसी कारण से, तो उस स्टेगनेंट इंक्रीमेंट जो होता है, ये स्टेगनेंट इंक्रीमेंट मतलब रुका हुआ जो इंक्रीमेंट है, रोका गया, इस शेल बी ट्रीटेज उसको भी जो है एमोल्यूमेंट के कैलकुलेशन के लिए काउंट किया जाएगा। और ये जो पे जो दिया हुआ है, इसमें जो पे का टर्म का यूज़ किया जाता है, पे इन द रूल मीन्स पे इज रिवाइज स्केल, आर एस रिवाइज रूल 1986 में जो पे का डेफिनेशन दिया है उसके हिसाब से पे यूज़ की जाती है। अब एक चीज़ यहाँ पर मैं दोस्तों बता दूँ, जो लोग नॉन रनिंग स्टाफ में हैं, और तो रनिंग स्टाफ के लिए एक पे एलिमेंट अलग से एक फैक्टर होता है जो कि उसकी बेसिक पे के साथ में पैरेलल में चलता है, लेकिन वो उसके बेसिक पे में इंक्लूड नहीं होता है, उसको अलग से रखा जाता है, उसको बोला जाता है पे एलिमेंट, जो कि 30% होता है। और इस पे एलिमेंट को जब रिटायरमेंट के समय कैलकुलेशन किया जाता है उसको 55% एक्स्ट्रा मतलब दे करके एक रनिंग स्टाफ को रिटायरमेंट की कैलकुलेशन की जाती है। जैसे मान लो कि कोई स्टाफ है जिसका कि बेसिक 1 लाख रुपए है पर मंथ, और अगर वो रिटायरमेंट होता है, रनिंग स्टाफ का व्यक्ति है, तो अगर रिटायर होता है तो उसको जो इमोल्यूमेंट जो होगा उसका 1,55,000 होगा। मतलब 55% जो उसमें एक्स्ट्रा जो है पे एलिमेंट जोड़ा जाएगा और उसके बाद का जो कैलकुलेशन रहेगा पेंशन का, वो बेसिक पेंशन में कैलकुलेशन किया जाएगा। तो ये इसमें क्लियर कट दिया हुआ है, 55% जो है रनिंग स्टाफ के लिए रहेगा। अब इसमें कुछ नोट दिए हुए हैं दोस्तों, ज़्यादा क्लियर करने के लिए उनको हम समझ लेते हैं कि अगर कोई एक रेलवे सर्वेंट है और वो अपने रिटायरमेंट से जस्ट पहले, इमीडिएट बिफोर इज रिटायरमेंट, या फिर उसकी डेथ हो जाती है इन सर्विस में, या फिर एब्सेंट फ्रॉम द ड्यूटी, अगर ड्यूटी से एब्सेंट हो जाता है ऑन लीव, एब्सेंट होता है फॉर लीव विच सैलरी, जिसके लिए कि उसको सैलरी मिलती है पेएबल मतलब लीव पे, आर हैविंग सस्पेंड, या फिर वो सस्पेंड हो जाता है मतलब रिटायरमेंट से पहले और उसके बाद में रीइंस्टेटेड विदाउट, उसको बाद में उसको रीइंस्टेट कर दिया जाता है ना। सस्पेंड हुआ, सस्पेंड के बाद में उसको रीइंस्टेट कर लिया, मतलब फिर से जो सर्विस में ज्वाइन करवा दिया उसको बिना किसी फॉरफीचर ऑफ सर्विस, बिना सर्विस को बुलाए या उसको जब्त किए उसकी सर्विस को। द इमोल्यूमेंट, जो उसका इमोल्यूमेंट जो मानदेय जो बेसिक रहेगा, ही वुड हैव बीन ड्रॉन, वो जो बिना सस्पेंड हुए या बिना एब्सेंट हुए या बिना लीव पे गए हुए जो रहता था उसके हिसाब से, सॉरी, उसके उस समय के हिसाब से उसका जो है
एमोल्यूमेंट काउंट किया जाएगा। मतलब ये सोचा जाएगा कि अगर मान लो वो सस्पेंड नहीं होता तो उसका जो एमोल्यूमेंट रहता था वो जो है वो एमोल्यूमेंट के पर्पज़ से उसको बेनिफिट दिया जाएगा। मतलब दोस्तों अगर इसको हम सीधी साधारण भाषा में ये कहें कि अगर मान लो वो सस्पेंड नहीं होता तो उस कंडीशन में उसका जो बेसिक रहता है, जो एमोल्यूमेंट रहता था, वो रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए कैलकुलेट किया जाएगा, न कि उसको उससे मतलब उसका जो नुकसान हुआ उसके हिसाब से किया जाएगा। लेकिन इसमें प्रोवाइडेड दैट दिया हुआ है कि एनी इंक्रीमेंट इन पे, कोई भी ऐसा इंक्रीमेंट जो कि पे में होता है अदर देन द इंक्रीमेंट रिफर्ड इन नोट नंबर 4, इसका ही नोट नंबर जो 3 के बाद 4 आएगा, नोट नंबर 4 के अलावा जो भी इंक्रीमेंट रहेगा विच इज़ नॉट एक्चुअली, जो उसने एक्चुअली ड्रॉन नहीं किया, मतलब विड्रॉ नहीं की, मतलब पेमेंट में नहीं मिला है उसको, सेल नॉट बी पार्ट ऑफ हिज इमोल्यूमेंट, वो उसका पार्ट नहीं गया। अब इस 4 नंबर को हम अगर देखना चाहें तो पहले भी देख सकते हैं, तो चलो हम लोग पहले ही देख लेते हैं ये 4 नंबर क्या बोलता है। तो इसमें 4 नंबर बोल रहा है कि इफ़ अ रेलवे सर्वेंट इमीडिएटली बिफोर हिज रिटायरमेंट, सेम वही वर्डिंग है कि रिटायरमेंट से पहले या फिर डेथ वाइल इन सर्विस, उसकी डेथ हो जाती है, वाज ऑन अर्न लीव, मतलब रिटायरमेंट से जस्ट बिफोर या फिर डेथ हो जाती है उसकी सर्विस में, वाज ऑन अर्न लीव, वो अर्न लीव एपीएल पे था, एंड अर्न एन इंक्रीमेंट, और उसने एक इंक्रीमेंट अर्न किया। मान लो कि 1 जुलाई को उसका इंक्रीमेंट लगने वाला था और वो व्यक्ति 20 जून से लेके 20 जुलाई तक वो छुट्टी पर था, तो जो उसका जो इंक्रीमेंट लगेगा दोस्तों वो लगेगा 20 जुलाई के बाद से, जो उसे पेमेंट लग के आएगा। लेकिन वो तो उसका जो इंक्रीमेंट जो लगेगा 20 जुलाई के बाद से लगेगा। लेकिन अगर मान लो वो उस बीच में अगर वो रिटायर हो जाता है 1 जुलाई से, तो 1 जुलाई को ही उसका इंक्रीमेंट मार लिया जाएगा, क्योंकि उसने हालांकि विड्रॉ नहीं किया है, लेकिन वो रोका भी नहीं गया है, उसको दिया तो गया है लेकिन वो 20 जुलाई से दिया गया है, तो उसको जो है वो जो 1 जुलाई से ही अगर वो रिटायरमेंट होता है तो 1 जुलाई से ही उसको कैलकुलेट कर लिया जाएगा। ये इसका कहने का मतलब। इसके अलावा अगर कोई इंक्रीमेंट उसे मिलता है तो उसको इसमें काउंट नहीं किया जाएगा। अब हम वापस आते हैं नोट नंबर 2 पे, जहाँ पर कि रेलवे सर्वेंट इमीडिएटली कोई रिटायर होता है और डेथ हो जाती है, उसकी ये प्रोसेस फॉर लीव पर विच रिसीव सैलरी इज पेएबल आफ्टर हैविंग हेल्ड अ हायर अपॉइंटमेंट, और वो हायर अपॉइंटमेंट हेल्ड कर लेता है, ले लेता है, वेदर इन एन ऑफिशिएटिंग, चाहे वो ऑफिशिएटिंग का मतलब ऐसा होता है कि अगर मान लो कोई दोस्तों कोई जैसे कि एक रनिंग स्टाफ का मान लिया जाए कि एक गुड्स ड्राइवर है, गुड्स ड्राइवर को अगर ऑफिशिएटिंग जॉब पे उसे मेल ड्राइवर की जगह काम करवाया जाता है तो उसे बोला जाता है ऑफिशिएटिंग। तो जो ऑफिशिएटिंग हो या फिर टेम्परेरी कैपेसिटी में कहीं उसको हायर पोस्ट पे काम कराया जाता है, तो इस कंडीशन में द बेनिफिट ऑफ इमोल्यूमेंट ड्रॉन इन हायर पोस्ट पे जाएगा तो हायर पोस्ट में हायर इमोल्यूमेंट मिलेगा। शेल बी गिवन ओनली, वो तभी दिया जाएगा जब इट इज़ सर्टिफाई हो जाए कि द रेलवे सर्वेंट वुड हैव कंटिन्यू टू होल्ड, जो रेलवे सर्वेंट वो कंटिन्यू होल्ड करेगा द हायर अपॉइंटमेंट, न कि प्रोसीडिंग ऑन लीव, न कि लीव के लिए किया जा रहा है। तो ये इसका मतलब है। उसके बाद में आ जाएगा नोट नंबर 3 आ गया कि अगर कोई रेलवे सर्वेंट इमीडिएटली बिफोर इज रिटायरमेंट या फिर डेथ हो जाती है सर्विस में, हैड बिन एब्सेंट या एब्सेंट हो जाता है फ्रॉम ड्यूटी ऑन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव का मतलब होता है दोस्तों असाधारण लीव जिसकी की पेमेंट नहीं मिलती लेकिन उसे लीव काउंट किया जाता है। हैड बिन अंडर सस्पेंशन, या फिर वो सस्पेंड कर दिया गया था। द पीरियड ऑफ वेयर ऑफ डज नॉट काउंट, जो पीरियड रहेगा वो डज नॉट काउंट एज अ सर्विस, वो सर्विस के काउंट नहीं किया जाएगा। द इमेल्यूमेंट विच ही ड्रॉ इमीडिएटली बिफोर प्रोसीडिंग, लेकिन जो इमेल्यूमेंट जो बेसिक उसको बिफोर प्रोसीडिंग द ऑन सच लीव, ऐसी लीव से जाने से पहले जो उसका इमेल्यूमेंट ड्रॉ कर रहा था वो, आर बीइंग प्लेस्ड अंडर सस्पेंशन में जाने से पहले जो इमेल्यूमेंट था उसको जो है इस पर्पज़ के लिए उसको काउंट किया जाएगा। तो ये चीज़ आई थिंक समझ में आया होगा कि जो अगर मान लो वो सस्पेंड होने से पहले उसका जो इमेल्यूमेंट था वो जो है इमेल्यूमेंट या फिर लीव पे जाने से पहले जो उसका बेसिक था वो इसके लिए काउंट किया जाएगा। अब इसमें नोट नंबर 4 दिया हुआ है कि अगर कोई रेलवे सर्वे इमीडिएट बिफोर इज रिटायरमेंट से बिफोर इमीडिएट जस्ट पहले या डेथ इन सर्विस वाज ऑन अर्न लीव, सेम चीज़ वही आ गई कि वाज ऑन अर्न लीव जो मैंने चौथा नंबर समझाया था। अगर अर्न लीव पे है तो उस समय उसका जो इंक्रीमेंट लगेगा वो उसने इंक्रीमेंट मतलब रोका नहीं गया है लेकिन वो उसने ड्रॉन भी नहीं किया एक्चुअली, है ना, तो ये उसका पार्ट रहेगा ऑफ द इमेल्यूमेंट।
प्रोवाइडेड दैट क्या दिया उसमें, प्रोवाइडेड दैट ये दिया हुआ है कि दोस्तों अगर मान लो वो व्यक्ति अर्न लीव पे था और उसकी छुट्टी मतलब 120 डेज से ज़्यादा की छुट्टी थी, ठीक है, मान लो वो 150 दिन की छुट्टी पे गया, तो शुरू के जो 120 डेज है, तो प्रोवाइडेड दैट द इंक्रीमेंट वाज अर्न ड्यूरिंग द करेंसी ऑफ अर्न लीव नॉट एक्सीडिंग, जो 120 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और ड्यूरिंग द फर्स्ट, या फिर वो जो फर्स्ट जो उसकी लीव है वही उसके 120 दिन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये अगर इन शॉर्ट में अगर बोला है 120 दिन से वो ज़्यादा की लीव नहीं होना चाहिए फॉर द पर्पज ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट। पे ड्रॉन बाय रेलवे सर्वेंट, रेलवे सर्वेंट के द्वारा जो पे ड्रॉन किया ऑन डेपुटेशन और आर्म फोर्स पे अगर डेपुटेशन पे गया है तो उसे एमोल्यूमेंट, वो जो पे ड्रॉन किया जाएगा वो एमोल्यूमेंट माना जाएगा। नोट नंबर 5 दिया हुआ है, पे ड्रॉन बाय रेलवे सर्वेंट वाइल ऑन फॉरेन सर्विस शेल नॉट बी ट्रीटेड एज इमोल्यूमेंट। फॉरेन सर्विस पे गया मतलब उसको वहाँ के हिसाब से उसे इमोल्यूमेंट मिलेगा, उसका बेसिक रहेगा, तो वो जो है रिटायरमेंट के लिए काउंट नहीं किया है, बट द पे, लेकिन वो पे को माना जाएगा कि अगर मान लो वो वहाँ पर नहीं गया होता, ही नॉट बीन ऑन फॉरेन सर्विस, अगर पे नहीं गया होता उस समय जो उसका इमोल्यूमेंट रहता है या जो बेसिक रहता है उसे काउंट किया जाएगा। अब नोट नंबर 7 दिया है कि जहाँ पर एक पेंशनर है हु इज़ री एम्प्लॉयड, एक पेंशनर है वो वापस से री एम्प्लॉय हो जाता है रेलवे सर्विसेज में, इलेक्ट इन टर्म ऑफ क्लॉज ए आप सब रूल नंबर 1 के हिसाब से आप रूल नंबर 33, तो इसका रूल नंबर 33 पढ़ना पड़ेगा, जिसका कि सब रूल नंबर 1 का क्लॉज ए दिया हुआ है, और साथ ही साथ ए सब रूल नंबर 34 का, और रिटेन हिज पेंशन फॉर अर्लियर सर्विस, और वो अपनी अर्लियर सर्विस की पेंशन को रिटेन करता है। हुज पे ऑन री एम्प्लॉयमेंट हैज़ बीन रिड्यूस, जिसकी की पे को रिड्यूस कर दिया गया है बाय नॉट एक्सीडिंग हिज पेंशन, एक्सीडिंग से पेंशन से ज़्यादा नहीं, द एलिमेंट ऑफ पेंशन विच ही पे रिड्यूस शेल बी ट्रीटेड एज इमोल्यूमेंट। तो अभी तो दोस्तों री एम्प्लॉयमेंट लगभग बंद ही कर दिया गया है, तो यहाँ तक इसका तो ज़्यादा कुछ मीनिंग निकल नहीं पाता है इन प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो। वेर आर रेलवे सर्वेंट हैज़ बीन ट्रांसफर टू एन ऑटोनोमस बॉडी, ऑटोनोमस बॉडी मतलब कि उस ऐसी कोई बॉडी जिसको कि किसी या तो गवर्नमेंट के सेस से या फिर गवर्नमेंट के फंड से उसको अगर चल रही है तो उसको जो है ऑटोनोमस बॉडी बोला जाता है। ट्रांसफर्ड एंड ऑप्ट, और अगर उसने ऑप्ट किया है कि रिटेन इन पेंशनरी बेनिफिट अंडर द रूल ऑफ रेलवे, द एलिमेंट, जो एलिमेंट वो ऑटोनोमस बॉडी में ड्रॉ करेगा वही उसके पर्पज़ के लिए कैलकुलेट किया जाएगा रिटायरमेंट बेनिफिट। अब इसमें आ जाता है दोस्तों, ये तो था एमोल्यूमेंट के बारे में, अब आ गया 50 नंबर एवरेज इमोल्यूमेंट। एवरेज इमोल्यूमेंट मतलब औसत मानदेय। औसत मानदेय का मतलब होता है दोस्तों कि जब एम्प्लॉय रिटायर होता है तो उसकी जो बेसिक पेंशन बनती है, जो पेंशन जो बनेगी उसका कैलकुलेशन जो किया जाएगा वो या तो लास्ट पे ड्रॉन बाय द एम्प्लॉय इमीडिएट रिटायरमेंट, या फिर लास्ट पिछले 10 महीने का उसका एवरेज इमोल्यूमेंट निकाला जाएगा। एवरेज इमोल्यूमेंट मतलब जैसा कि पिछले 10 महीने का बेसिक जोड़ा जाएगा, उसका एवरेज निकाला जाएगा। अगर मान लो लास्ट का उसका इमीडिएट रिटायरमेंट अगर उसका बेसिक उस 10 महीने के एवरेज से अगर ज़्यादा होता है तो लास्ट पे दिया जाएगा। अगर किसी कारण से अगर वो कम हो जाता है तो जो एवरेज इमोल्यूमेंट का जो अमाउंट, ज़्यादा अमाउंट जो रहेगा वो कैलकुलेशन के लिए काउंट किया जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पर समझाई गई है कि एवरेज इमोल्यूमेंट शैल बी डिटरमाइंड विद द रेफरेंस टू द इमोल्यूमेंट ड्रॉन बाय द रेलवे सर्वेंट ड्यूरिंग द लास्ट 10 मंथ, 10 महीने का जो पीरियड है उसमें। हाँ, अगर इसी 10 महीने के पीरियड के बीच अगर मान लो वो 2 महीने के लिए सस्पेंड रहा है या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव पे रहा, तो उस 2 महीने को काउंट नहीं करके उसके पहले वाले जो 2 महीने रहेंगे उसे काउंट किया जाएगा। मतलब उस पीरियड को जो है फॉरफीचर कर दिया जाएगा और उससे पहले का सेम उतना ही पीरियड पहला ले लिया जाएगा। तो इफ द ड्यूरिंग द लास्ट 10 मंथ ऑफ हिज सर्विस ही हैड बीन एब्सेंट, अगर हो जाता है फ्रॉम द ड्यूटी ऑन लीव पर, एब्सेंट विदाउट पे नहीं होना चाहिए, ऑन लीव, जिसकी लीव सैलरी मिलती है, हैविंग सस्पेंडेड या फिर सस्पेंड कर दिया गया उसके बाद रेनिस्टेट कर दिया जाता है विदाउट फॉरफीचर ऑफ सर्विस। रेनिस्टेट किया लेकिन अगर फॉरफीचर ऑफ सर्विस किया है तो नहीं, विदाउट फॉरफीचर ऑफ सर्विस अगर किया है तो इमोल्यूमेंट विच वुड हैव बीन ड्रॉन, अगर मान लो वो नहीं जाता है, एब्सेंट होता है या सस्पेंड नहीं होता, उस कंडीशन में जो ड्रॉ कर रहा होता वही चीज़ इमोल्यूमेंट के लिए काउंट की जाएगी। प्रोवाइडेड दैट, इसमें भी शर्त लगा दी है कि कंडीशन डाल दी है, प्रोवाइडेड दैट एनी इंक्रीमेंट इन पे, कोई भी इंक्रीमेंट जो कि इसकी पे में होती है अदर देन द इंक्रीमेंट रिफर्ड इन नोट नंबर 3, नोट नंबर 3 में जो रिफर्ड किया गया है उसको, तब नोट नंबर 3 देख लेते हैं।
विच इज़ नॉट एक्चुअली ड्रॉन शेल बी पार्ट ऑफ द एमोल्यूमेंट, वो पार्ट रहेगा एमोल्यूमेंट का जो एक्चुअली उसने ड्रॉन नहीं किया। तो रूल नंबर 3 देख लेते हैं। तो अदर देन इंक्रीमेंट, 3 को छोड़कर अदर देन इंक्रीमेंट। तो ये 3 नंबर ये बोल रहा है कि इन द केस ऑफ रेलवे सर्वेंट हु वाज ऑन अर्न लीव, जो कि अर्न लीव पे था ड्यूरिंग द लास्ट 10 मंथ ऑफ हिज सर्विस, है ना, एंड अर्न एन इंक्रीमेंट, उसी बीच जैसा मैंने पहले समझाया था उस बीच उसने एक इंक्रीमेंट अर्न कर लिया जो कि विथहेल्ड नहीं किया गया था, जो कि रोका नहीं गया था, दिया गया था, लेकिन वो प्रॉपर डेट से तो मिलेगा नहीं क्योंकि वो लीव पे था। सच इंक्रीमेंट दो नॉट एक्चुअली ड्रॉन शेल बी इंक्लूडेड इन द एवरेज एमोल्यूमेंट, जो कि उसने एक्चुअली ड्रॉन नहीं किया है लेकिन उसे एवरेज एमोल्यूमेंट के लिए काउंट किया जाएगा। ठीक है, इसको छोड़ के अगर और कोई इंक्रीमेंट मिलता है तो वो जो है एमोल्यूमेंट नहीं माना जाएगा। अब इसका 2 नंबर देख लेते हैं। अगर ड्यूरिंग द 10 मंथ ऑफ सर्विस रेलवे सर्वेंट हैज़ बीन एब्सेंट फ्रॉम ड्यूटी, अगर वो ड्यूटी हो रहा था ऑर्डिनरी लीव पे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव पे, एंड हैड बीन सस्पेंशन फॉर द पीरियड वेयर ऑफ डज नॉट काउंट फॉर एज ए सर्विस, जो उस पीरियड को सर्विस के लिए, क्वालिफाइंग सर्विस के लिए काउंट नहीं किया जाना है, द अफॉरसेड पीरियड ऑफ लीव या फिर सस्पेंशन शेल बी डिसरिगार्डेड। जो मैंने अभी पहले बताया कि जो पीरियड था, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का पीरियड था या फिर जो उसका सस्पेंशन का पीरियड का, शेल बी डिसरिगार्डेड, मतलब उसे हटा दिया जाएगा, डिसरिगार्ड साइड कर दिया जाएगा इन द कैलकुलेशन ऑफ एवरेज एमोल्यूमेंट। और इक्वल पीरियड, उतना ही इक्वल पीरियड जो है उससे पहले का पीरियड जो है उसमें कैलकुलेट किया जाएगा, किसके लिए, तो एवरेज एमोल्यूमेंट निकालने के लिए। तो ये था दोस्तों, अगर एवरेज एमोल्यूमेंट के जहाँ तक मैं आपको समझा पाया हूँ, ये होता है एवरेज एमोल्यूमेंट। अब इसमें 3 नंबर का नोट जो उसमें प्रोवाइडेड भी दिया है कि वही 121 डेज 20 डेज से अगर ज़्यादा की लीव पे जाता है तो लीव नॉट एक्सीडिंग 120 डेज से ज़्यादा के लिए जाता है तो उस समय जो अर्न रहेगा वो उसमें शामिल नहीं किया जाएगा। तो ये था दोस्तों एमोल्यूमेंट और एवरेज एमोल्यूमेंट के बारे में। छोटा सा चैप्टर था लेकिन काफ़ी, पूरा पेंशन, रिटायरमेंट बेनिफिट सब कुछ डिपेंड करता है इसी पे। अगर देखा जाए तो ये की पॉइंट है, की टर्म है जो कि एक पेंशनर या रिटायरमेंट बेनिफिट में कैलकुलेट की जाती है, तो इसकी जानकारी अच्छे से होना चाहिए। तो कोशिश किया मैंने इसी को एक छोटे वीडियो में कवर करने के लिए। तो दोस्तों इसी तरह फिर से मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि अगर आप इसी तरह पढ़ाई करते हैं और किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आप मेरे साथ बने रहिए, आपको ज़रूर सफलता एक न एक दिन मिलेगी। और अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, चैनल को नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे कि टाइप्स ऑफ पेंशन, पेंशन कितने प्रकार की होती है और किस पेंशन में क्या बेनिफिट मिलते हैं और किस पेंशन में क्या जो है उसका नुकसान होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ और इसी तरह पढ़ते रहिए और अपना गोल को अचीव करने के लिए अपना एक गोल बना के चलते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।